हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं मुकेश, आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बार पुनः मैं अपना नया सेशन लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। किंतु नए सेशन प्रारंभ करने से पूर्व मैं चाहूँगा कि इससे पूर्व के सेशन जो कि खिलजी वंश से संबंधित था और उनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, उस पर थोड़ी सी हम लोग फोकस कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, इसके संबंध में पूर्व के सेशन में हमने जानकारी प्राप्त की है कि खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। दूसरा प्रश्न है कि घोड़ा दागने और सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी। तो इसके संबंध में भी पूर्व के सेशन में हमने जानकारी प्राप्त की है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा घोड़ा दागने और सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ की गई थी। तीसरा प्रश्न है कि सेना को नगद वेतन देने की प्रथा किसने चलाई थी। तो दोस्तों, इसके संबंध में भी हमने जानकारी प्राप्त की है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सेना को नकद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की गई थी। चौथा प्रश्न है कि कौन ऐसा शासक था जिसने कि सबसे अधिक पुराने दुर्गों की मरम्मत और नए दुर्गों का निर्माण किया था। तो दोस्तों, इसके संबंध में भी हमने जानकारी प्राप्त की है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सबसे अधिक पुराने दुर्गों की मरम्मत और नए दुर्गों का निर्माण कराया गया था, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य था मंगोलों से अपने साम्राज्य की सुरक्षा करना। इसी उद्देश्य के तहत उन्होंने यह कार्य किया था। एक अन्य प्रश्न है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली की प्रथा किसने प्रारंभ की थी। तो दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसके संबंध में भी हमने जानकारी प्राप्त की है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। एक अन्य प्रश्न जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि मेवाड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सैन्य अभियान कब किया गया था। तो दोस्तों, इसके संबंध में भी पिछले सेशन में हमने जानकारी प्राप्त की है कि मेवाड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1303 ईस्वी में सैन्य अभियान किया गया था और यह अभियान स्वयं सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उनके सेनापतित्व में किया गया था। और इस सैन्य अभियान का मुख्य उद्देश्य था मेवाड़ के राजा राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी को प्राप्त करना। हालांकि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को अपने इस उद्देश्य में सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ पहुंचने से पहले ही रानी पद्मिनी अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर व्रत कर ली थी। दोस्तों, मैं अब जौहर व्रत के संबंध में थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूंगा। यह प्रथा प्रायः राजपूत राज्यों में प्रचलित थी। जब किसी आक्रांता के द्वारा किसी राजपूत राज्य पर आक्रमण किया जाता था और उस राजपूत राज्य के राजा जब पराजित हो जाता था, तो उनके पराजय की स्थिति में उस राज्य की रानी अन्य महिलाओं के साथ अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अग्निकुंड बनाकर उसमें प्रवेश कर जाती थी। इसी प्रथा को जौहर व्रत कहा जाता था। दोस्तों, कुछ दिन पहले फिल्म भी पद्मावत आया हुआ था, जिसे आप लोगों ने अवश्य देखा होगा। और उसमें उस फिल्म में मुख्य किरदार रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के द्वारा निभाया गया है। उस फिल्म को देखने के बाद भी आपको रणवीर सिंह और दीपिका
पादुकोण के अभिनय को देखने के बाद आपको अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी के संबंध में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। हालांकि इतिहास में इनके संबंध में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है। एक पुस्तक पद्मावत है जिसके लेखक की मलिक मोहम्मद जायसी हैं। उस पुस्तक से अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी के संबंध के बारे में व्यापक रूप से जानकारी प्राप्त होती है। उनके बीच की जो कहानी थी उसके संबंध में विस्तृत चर्चा उसमें की गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि पूर्व के सेशन से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसे आपने तैयार कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं चाहूंगा कि अपना नया सेशन मैं प्रारंभ करूं। दोस्तों, आज का नया सेशन तुगलक वंश से संबंधित है। आज हम लोग तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1398 ईस्वी तक था। दोस्तों, तुगलक वंश के 3 शासक हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनमें गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक है, दूसरा शासक है मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरा शासक है फिरोज तुगलक। ये तीनों ही शासक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे बहुत अधिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसके बाद के जो शासक हैं वो काफी अयोग्य थे और उससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न भी न के बराबर पूछे जाते हैं। तो हम लोग उसके संबंध में ब्रीफ में बाद में जानकारी प्राप्त करेंगे। तत्काल हम लोग आज गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और गयासुद्दीन तुगलक के बाद नेक्स्ट सेशन में मोहम्मद बिन तुगलक और फिर इसी प्रकार आगे सेशन में फिरोज तुगलक के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो तुगलक वंश के संबंध में हम लोग जान गए कि तुगलक वंश का शासनकाल जो था वो 1320 से 1398 ईस्वी था। इसकी स्थापना 1320 ईस्वी में खुसरो शाह, जिसको कि खुसरो खान के नाम से भी जाना जाता था, खुसरो शाह की हत्या कर की गई थी। खुसरो शाह जो कि खिलजी वंश का अंतिम शासक था, इसकी हत्या कर 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की गई और इसके संस्थापक जो थे वो गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक था। इसके संस्थापक कौन थे? गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक। इसको गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक इसलिए हम लिखे हैं क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता था। इसलिए यदि एग्जाम्स में आपको ऐसा पूछा जाए कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था और उसमें ऑप्शन में अगर गाजी मलिक भी रहे तो आप उसे दे सकते हैं, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। इसका शासनकाल, गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी तक था। दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में इतिहास में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तुगलकनामा से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी के अंगरक्षक सेना में भर्ती होकर अपने सैनिक जीवन की शुरुआत की थी और इसके पिता बलवन के
तुर्कीदास थे। समकालीन स्रोतों से यह भी जानकारी मिलती है कि गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोलों को पराजित किया था और मंगोलों के विरुद्ध इसके 18 विजय अभियान का वर्णन अमीर खुसरो के द्वारा भी किया गया है। मंगोलों के विरुद्ध इसके अदम्य साहस से प्रभावित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने इसे दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया और साथ ही सीमा रक्षक का कार्यभार भी इन्हें सौंपा गया। बाद में जो ये खुसरो शाह थे, खुसरो शाह ने इसे पंजाब का अस्थाई गवर्नर बना दिया और इसके पुत्र जुमा खां, जो कि आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जुमा खां को खुसरो शाह ने अमीर अखूर अर्थात अस्तबलों का प्रधान का पद सौंपा, जो कि बाद में गयासुद्दीन तुगलक ने इसी खुसरो शाह की हत्या कर तुगलक वंश की स्थापना की। तो दोस्तों, इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक के प्रारंभिक जीवन के बारे में हम लोग संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। जिस समय गयासुद्दीन तुगलक ने सत्ता हासिल की, उस समय खिलजी वंश के अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण राज्य में अव्यवस्था एवं अशांति की स्थिति सर्वत्र व्याप्त हो गई थी। इसलिए इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि राज्य में शांति और सुव्यवस्था कायम किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने कुछ कदम उठाए। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि उनके द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए थे। उसने अमीर और उलेमा वर्ग को उनकी जागीर लौटा दी और कर मुक्त कर दिया गया। पिछले सेशन में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी कि अलाउद्दीन खिलजी एक निरंकुश शासक की भांति शासन किया। उन्होंने निरंकुश शासन व्यवस्था को अपनाया था और इस क्रम में उन्होंने अमीर और उलेमा वर्ग जो थे, जो कि उस समय प्रभावशाली वर्ग थे, इन वर्गों से उनकी जागीर छीन ली गई थी, अर्थात उन्हें जो मुक्त की भूमि इनामी संपत्ति दी गई थी, वह संपत्ति उससे छीन ली गई थी, जिस कारण से ये दोनों वर्ग, अमीर और उलेमा वर्ग, विरोधी हो गए थे। गयासुद्दीन तुगलक ने पुनः इस अमीर और उलेमा वर्ग को उनसे जो उनकी मुफ्त की संपत्ति अर्थात जागीर वगैरह छीन ली गई थी, उसे पुनः लौटा दी गई और इस जागीर की भूमि को कर मुक्त कर दिया गया, अर्थात इसको टैक्स फ्री कर दिया गया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि इन दोनों वर्गों का अर्थात अमीर और उलेमा वर्गों का विश्वास उन्हें प्राप्त हो सके, उनका समर्थन मिल सके। और ये वर्ग जो होते थे, अमीर और उलेमा वर्ग, इसमें ज्यादातर मुस्लिम वर्ग के लोग थे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। राजस्व अधिकारी खुद मुकद्दम और चौधरी को उनकी जागीर लौटा दी और कर मुक्त कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा न केवल मुस्लिम वर्ग को प्रभावहीन किया गया था, बल्कि उस समय के जो प्रभावशाली हिंदू वर्ग थे, जो कि सुखी संपन्न थे, इसमें राजस्व अधिकारी आते थे, खुद मुकद्दम चौधरी, इनसे भी इनकी जो इनामी संपत्ति थी, मुफ्त की संपत्ति थी, वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा छीन ली गई थी। तो गयासुद्दीन तुगलक ने इन राजस्व अधिकारी को भी, जो कि हिंदू वर्ग के लोग थे, ये राजस्व अधिकारी कृषि उद्योग और व्यापार कार्य में उस समय ज्यादातर हिंदू वर्ग के लोग लगे हुए थे, तो इन्होंने मुस्लिम को तो खुश किया ही, इन वर्गों का उन्होंने विश्वास हासिल कर लिया, अमीर और उलेमा वर्ग का। इसके बाद इन्होंने हिंदू के जो वर्ग थे राजस्व अधिकारी, खुद मुकद्दम चौधरी, इनको भी उनकी जागीर लौटा दी गई, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय उनसे
छीन ली गई थी और इसे भी कर मुक्त कर दिया गया। तो इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक ने मुस्लिम वर्ग का भी समर्थन प्राप्त कर लिया और हिंदू वर्ग का भी, जो कि राजस्व अधिकारी के रूप में थे, इसका भी उसे समर्थन प्राप्त हो गया। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इन्होंने इक्ता प्रणाली अथवा जागीर देने की प्रथा पुनः प्रारंभ की। पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को, जो पहले सैन्य सेवा के बदले उन्हें मुफ्त की जमीन इक्ता के रूप में अथवा जागीर के रूप में प्रदान की जाती थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह जागीर देने की प्रथा बंद कर दी गई और उन्होंने सेना की अस्थायी नियुक्ति कर उसे नगद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की थी। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक के समय राजकोष की स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बाद के जो शासक हुए वो काफी अयोग्य थे और राजकोष की स्थिति काफी खराब हो गई थी। तो यह भी एक कारण था कि गयासुद्दीन तुगलक ने पुनः इक्ता प्रणाली अथवा जागीर देने की प्रथा प्रारंभ कर दी, अर्थात सेना को उनकी सैन्य सेवा के बदले पुनः जागीर प्रदान किया जाने लगा। कृषि आपदा नीति लागू करने वाला पहला शासक था। यह जो था कृषि आपदा नीति, यह गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कृषि क्षेत्र में एक नया प्रयोग था। इससे पहले किसी भी शासक के द्वारा इस तरह की नीति नहीं लाई गई थी। यह प्रश्न पूछा भी जाता है, कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं कि कौन ऐसा शासक था जिसने कि सबसे पहले कृषि आपदा नीति लागू किया था। तो यह गयासुद्दीन तुगलक था। इसके द्वारा कृषि आपदा नीति लागू की गई और यह कृषि आपदा नीति लागू करने वाला पहला शासक था। और इस नीति के तहत अनावृष्टि या अकाल के समय जो कृषि वर्ग के लोग होते थे, कृषक होते थे, उन्हें भू राजस्व कर में छूट की व्यवस्था की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। राजस्व दर में क्रमिक वृद्धि की नीति अपनाई, जो 1/10 या 1/11 भाग। गयासुद्दीन तुगलक राजस्व में वृद्धि के लिए राजस्व आय में गयासुद्दीन तुगलक राजस्व आय में वृद्धि के लिए वृद्धि करना चाहते थे, लेकिन वह यह नहीं चाहते थे कि कृषकों पर इसका बहुत अधिक भार पड़े। इस कारण से उन्होंने क्रमिक वृद्धि की, राजस्व दर में क्रमिक वृद्धि की नीति अपनाई। अर्थात उन्होंने अपने दीवान को आदेश दिया कि एक बार में अधिक से अधिक 1/10 या 1/11 भाग ही जो है ये राजस्व दर में वृद्धि की जाए। अर्थात भू राजस्व कर में एक बार में 1/10 या 1/11 भाग ही बढ़ाया जाए। भूमि की पैमाइश प्रणाली को हटाकर नस्क या बटाई प्रणाली पुनः लागू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व कर निर्धारित करने के लिए उन्होंने भूमि की पैमाइश करवाई थी, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने भूमि की पैमाइश प्रणाली को हटाकर नस्क या बटाई प्रणाली पुनः लागू की, जो कि पहले भी अर्थात अलाउद्दीन खिलजी से पहले भी यही प्रणाली लागू थी, नस्क या बटाई प्रणाली। गयासुद्दीन तुगलक के अनुसार भूमि की पैमाइश सही ढंग से नहीं होने के कारण, भूमि की पैमाइश असंतोषजनक होने के कारण कृषकों पर अनावश्यक जो है कर बोझ बढ़ जाता था, जिसके कारण उन्होंने इस भूमि की पैमाइश करने की प्रणाली को हटा दिया और पूर्व की प्रणाली, जो अलाउद्दीन खिलजी से पूर्व यह प्रणाली लागू थी, नस्क या बटाई प्रणाली, इसे पुनः उन्होंने लागू किया। कृषि की विस्तार नीति अपनाने वाला पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने भू राजस्व दर में बहुत अधिक वृद्धि के स्थान पर उन्होंने
कृषि की विस्तार नीति को अपनाया। यह भी उनके लिए एक कृषि के क्षेत्र में अलग प्रयोग था। इसके तहत उन्होंने भूराजस्व कर में वृद्धि नहीं की, बल्कि उन्होंने जो क्षेत्र की बंजर क्षेत्र थे, जो कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते थे, उसको उन्होंने उस बंजर भूमि को कृषि क्षेत्र के अंतर्गत लाया और इस प्रकार उन्होंने अपना जो है राजस्व आय में वृद्धि की। तो यह कृषि विस्तार नीति अपनाने वाला यह पहला शासक था। यह भी कई एग्जाम्स में पूछा गया और पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नहर की खुदाई करवाने एवं बगीचे लगवाने वाला पहला शासक था। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि कौन ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले नहर की खुदाई करवाई थी। तो गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक था जिसने सबसे पहले नहर की खुदाई करवाई थी और सबसे पहले बाग लगवाए थे। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वह कृषि के क्षेत्र में विस्तार करना चाहता था और इसके लिए जो बंजर भूमि थी, जहां की सिंचाई की सुविधा नहीं थी, वहां उन्होंने नहर की खुदाई करवाई ताकि बंजर भूमि भी कृषि योग्य बन सके। डाक व्यवस्था को संगठित एवं व्यवस्थित करने वाला पहला शासक था। गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक था जिन्होंने सबसे पहले की डाक व्यवस्था को संगठित एवं व्यवस्थित किया। गयासुद्दीन तुगलक की डाक व्यवस्था का वर्णन इसके समय में इब्न बतूता के द्वारा भी किया गया। इब्न बतूता ने इसके डाक व्यवस्था का वर्णन किया। इन्होंने 29 बार मंगोलों को पराजित किया था और मंगोलों के विरुद्ध 18 विजय का वर्णन अमीर खुसरो के द्वारा भी किया गया। इसके संबंध में हमने पूर्व में चर्चा की है कि समकालीन स्रोत से गयासुद्दीन तुगलक के 29 मंगोल के विजय के बारे में जानकारी मिलती है और मंगोलों के विरुद्ध इनके 18 विजय का वर्णन अमीर खुसरो के द्वारा भी किया गया। अब हम लोग इसके साम्राज्य विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इन्होंने सुदूर दक्षिण क्षेत्र मालाबार, मदुरई, तेलंगाना पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर दिल्ली सल्तनत में मिलाया। पिछले सेशन में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण पर विजय प्राप्त कर वहां परोक्ष शासन स्थापित किया था। उन्होंने दक्षिण के क्षेत्रों को विजित कर वहां से अकूत धन संपत्ति प्राप्त किया और वहां के शासकों से अपनी पराधीनता स्वीकार करवाकर उनसे नियमित रूप से उनके ऊपर टैक्स निर्धारित कर दिया और उससे टैक्स प्राप्त किया जाता था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसके शासक जो उत्तराधिकारी थे वो काफी अयोग्य थे, जिसके कारण दक्षिण भारत के जो राज्य थे, जो क्षेत्र थे, वो सभी स्वतंत्र हो गए थे। गयासुद्दीन तुगलक ने सुदूर दक्षिण क्षेत्र मालाबार, मदुरई, तेलंगाना इत्यादि को पुनः जीतकर उन्होंने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, अर्थात इस पर उन्होंने प्रत्यक्ष शासन इस बार स्थापित किया। प्रत्यक्ष शासन स्थापित करते हुए उन्होंने इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, जबकि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली सल्तनत में मिलाया नहीं गया था, बल्कि उसे जीतकर उस पर परोक्ष रूप से शासन स्थापित किया गया था और वहां के जो शासक थे उस समय, जो राजा थे, उन्हीं को शासन चलाने का अधिकार दे दिया गया था और उनसे नियमित रूप से कर प्राप्त किया जाता था। तो इस प्रकार आपको स्पष्ट हो गया होगा। बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। बलबन की मृत्यु के बाद बंगाल जो था वो स्वतंत्र हो गया था। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को जीतकर उसे दिल्ली सल्तनत में मिलाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुनूज दिल्ली दूरस्थ
अर्थात अभी दिल्ली दूर है, यह शेख निजामुद्दीन औलिया के द्वारा गयासुद्दीन तुगलक को कहा गया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट उक्ति है। यह अक्सर पूछा जाता है कि यह किसके द्वारा किया गया था। हुनूज दिल्ली दूर अस्त, अर्थात अभी दिल्ली दूर है, यह किसके द्वारा किसको कहा गया था? तो यह शेख निजामुद्दीन औलिया जो कि सूफी संत थे, इसके द्वारा गयासुद्दीन तुगलक को कहा गया था। गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल विजय अभियान पर थे तब उन्हें जानकारी मिली कि उनका पुत्र जुना खां अपने समर्थकों को एकत्रित कर रहा है। साथ ही उन्हें यह भी सूचना मिली कि शेख निजामुद्दीन औलिया ने उनके बारे में भविष्यवाणी की है कि वह जल्द ही दिल्ली सल्तनत का शासक बनेगा। साथ ही सुल्तान अर्थात गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से जिंदा दिल्ली वापस नहीं लौट पाएगा। ऐसी स्थिति में गयासुद्दीन तुगलक ने क्रुद्ध होकर शेख निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़ देने की धमकी दी। इसी पर शेख निजामुद्दीन औलिया के द्वारा गयासुद्दीन तुगलक को यह उक्ति कही गई थी, यह बात कही गई थी कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, अर्थात दिल्ली अभी बहुत दूर है, आप पहले आइए। तो इस उक्ति का प्रयोग हम लोग भी बोलचाल की भाषा में कर देते हैं। जब यदि कोई चीज कठिन रहता है तो कह देते हैं अरे यार अभी तो दिल्ली दूर है। तो हमें यह जानना चाहिए कि यह कहां से आया है। तो यह उक्ति जो है यह शेख निजामुद्दीन औलिया के द्वारा गयासुद्दीन तुगलक को कहा गया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 1325 ईस्वी में अफगानपुर के निकट जुना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर इसकी मृत्यु होगी। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में हो गई। तो उसी बंगाल विजय के बाद, बंगाल अभियान के बाद जब वह गयासुद्दीन तुगलक लौटे तो उनके पुत्र जुना खां के द्वारा दिल्ली से बाहर अफगानपुर में लकड़ी के एक महल का निर्माण सुल्तान के रहने के लिए किया गया था, ताकि सुल्तान अगले दिन भव्य स्वागत के साथ दिल्ली में प्रवेश करे। लेकिन रात में ही जब सुल्तान बंगाल से लाए हुए हाथियों का प्रदर्शन कर रहा था, उसी समय अचानक लकड़ी का महल गिर गया, जिसमें कि दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई। हालांकि यह बहुत ही विवाद का विषय है कि मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात जुना खां के द्वारा इस तरह के महल का निर्माण जानबूझकर किया गया था या फिर दुर्भाग्य से इस तरह की घटना हुई। वास्तविकता जो भी हो, लेकिन शेख निजामुद्दीन औलिया के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी वह सत्य सिद्ध हुआ और इस प्रकार सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली जीवित नहीं लौट पाए। स्थापत्य कला के क्षेत्र में तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की तथा इसमें एक दुर्ग बनाया जिसे 56 कोट के नाम से जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के नजदीक पहाड़ी पर तुगलकाबाद नामक एक नगर की स्थापना की और यह नगर जो है रोमन शैली में निर्मित की गई थी और इसमें उन्होंने एक दुर्ग भी बनाया जिसे कि 56 कोट के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा यह सेशन काफी पसंद आया होगा, आपने काफी एंजॉय भी किया होगा। साथ ही दोस्तों मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि यदि आप में से कोई भी मेरे पिछले सेशन को नहीं देखे हों तो आप अवश्य जाकर उस सेशन को देखें, क्योंकि
आप जब पिछले सेशन को देखेंगे तभी आपको यह सेशन ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि इतिहास का अध्ययन एक कड़ी के रूप में किया जाता है और जब इसमें आप सभी सेशन को देखते हुए एक कड़ी की भांति आगे बढ़ेंगे तो आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आएगा और आपके सामने यह स्पष्ट भी हो जाएगा। तो आप निश्चित रूप से मेरा पीछे का भी सेशन जाके देखें और अगर आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप अवश्य ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, तभी हम आपके पास अपना बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर उपस्थित हो पाएंगे और आपके पास सुगमता पूर्वक पहुंच पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन को हम यही विराम देना चाहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।